अभी मैं एक टॉपर का वीडियो देख रहा था जिसने यूपी पीएससी टॉप किया था। तो उसने ये बताया कि उसे भरोसा ही नहीं था कि वो परीक्षा में टॉप करेगा। यानी कि सभी को यही लगता है कि एग्ज़ाम बस ठीक ठाक हो जाए और किसी प्रकार से परीक्षा क्रैक हो जाए, लेकिन इन्हीं में से कोई एक टॉपर भी बन जाता है। दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले सब कुछ भूला भूला सा लगना, कॉन्फिडेंस का लो होना, घबराहट होना एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात होती है। तो इसको लेकर आपको बिल्कुल भी और अधिक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितना पढ़ा है वो पर्याप्त है। अब आज का जो ये लेक्चर है ये बूस्टर डोज है। अगर आप इसे पूरा देखते हैं तो हो सकता है कि आपके 102 नंबर बढ़ जाएं। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा भी चुका हूं, लेकिन लास्ट टाइम में मैं आपका बस यहाँ पर रिवीजन करवा रहा हूं। तो रिवीजन करने के लिए ये मटेरियल थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि अगर आप हमारी कक्षा से लगातार जुड़े हुए हैं तो चीज़ें ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हालांकि इसका फ़ायदा यूपी एचईएससी के साथ साथ जीआईएससी, जीडीसी और जो अन्य परीक्षाएं हैं सभी के लिए प्रॉपर रूप से मिलने वाला है। तो सभी एस्पिरेंट इसे ध्यानपूर्वक देख लें। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जिन्हें मेजर्स के नाम से जाना जाता है, और अभी तक यानी कि अप्रैल का महीना चल रहा है और अभी तक केवल एक ही ग्रैंड स्लैम पूरा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो मोस्ट प्रोबेबल है कि अगर ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता या फिर महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों याद रखना कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का विजेता बना है कार्लोस अल्काराज। ये कहाँ से हैं? तो ये स्पेन से हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, कार्लोस अल्काराज। और इन्होंने किसको हराया है? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच को। ठीक है, महिला एकल का खिताब जीता है कजाकिस्तान की एलेना रबाकीना ने। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इनका देश याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जा रहा है कि फला खिलाड़ी किस देश से संबंधित हैं। और इन्होंने किसको हराया? तो बेलारूस की आरेना सबालेंका को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कॉप 30 के बारे में याद रखिएगा। कॉप 30 इसको क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म होता है COP, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, अब एक बात और बहुत ही ध्यान सुनिएगा, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन किया जाता है यह यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया जाता है। और ये 3 प्रकार की जो दिक्कतें चल रही हैं पूरी दुनिया में उस पर बेस्ड रहता है। जैसे कि बात करें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 के बारे में, तो देखो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या रहेगा? 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि UNFCCC के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, और 2025 में इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया था, ब्राज़ील के शहर बेलेम में। और इसका आयोजन नवंबर के महीने में 10 से 21 नवंबर के बीच में किया गया था। और मैंने आपको बताया कि इसका प्रायोजक आयोजक UNFCCC है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। लगभग 190 देशों से ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 2023 में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? UAE में हुआ था। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस आपको क्रम बता रहा हूँ। 2024 का आयोजन हुआ था अजरबैजान में, इसको आप याद रखेंगे। 2024 का आयोजन हुआ था अजरबैजान में, ये 29वां क्रम था। और 2025 में आयोजन हुआ ब्राज़ील में, ये तो मोस्ट हाईलाइटेड है। और ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 थी, यानी कि 30वें क्रम की थी। और इसमें जो लक्ष्य थे, यानी कि जो रिजल्ट आया था वो था कि नए जलवायु लक्ष्य अमेजन पर ध्यान दिया गया। और दोस्तों अब इस साल 2026 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 31 का आयोजन होगा। कहाँ पर होगा? तो ये टर्की में किया जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी ही हैं। देखो दोस्तों, इसी के साथ याद रखना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन 3 मैटर्स पर किया जाता है। अभी आपने देखा था जो आपका COP 30 है ये जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। और इसी के साथ ध्यान रखिएगा कि जो आपका COP 11 का आयोजन किया गया था, तो COP 11 ये 2 साल में एक बार आयोजन होता है, यानी कि यह भ्रष्टाचार पर आधारित होता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक सम्मेलन UNCAC के COP 11 का आयोजन दोहा, यानी कि जो कतर की राजधानी है दोहा में किया गया था। UNCAC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, और ये इसका 11वां क्रम था।
जिसका आयोजन 15 से लेकर 19 दिसंबर 2025 तक दोहा में किया गया। इसकी थीम रखी गई शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। ठीक है, इसमें 170 देशों के लगभग 2500 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया था। ये जो होता है कॉप 11 कॉप 12 जो होगा, मतलब अभी तो 2025 में हुआ ना, तो अब ये 2027 में होगा। 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। क्लियर। और दोस्तों जो ये आपका कॉप 16 अभी 17 का आयोजन कब होगा, 2026 में होगा, अभी आयोजित किया जाएगा। इसे अक्टूबर 19 से लेकर 30 के बीच में कहाँ पर किया जाएगा, तो आर्मेनिया में किया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो 16वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का आयोजन किया गया कॉप 16 के नाम से, इसका आयोजन किया गया था कोलंबिया में। कब, 2024 में। तो याद रखिए कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 है और इसके बाद 31 है, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर, इसका आयोजन प्रतिवर्ष होता है। जबकि भ्रष्टाचार पर और जैव विविधता पर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का आयोजन किया जाता है, कॉप का आयोजन किया जाता है, ये 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। सब याद रखिएगा आप लोग। तो अभी मतलब 2024 में जो 16वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का आयोजन किया गया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर, CBD के नाम से इसे जानते हैं, ये 2024 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कोलंबिया में। और अब 2026 में जो 17वां CBD होगा, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ COP 17 फॉर द CBD बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैव विविधता पर, इसका आयोजन आर्मेनिया में किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझने में अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा, आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। ये PDF मैं आपको पेड ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखो दोस्तों, हाल ही में फरवरी 2026 में रामसर स्थलों की घोषणा की गई है। भारत में 2 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं और अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 98 हो गई है। ठीक है, तो आपको जो 97वां और 98वां 97 एंड 98 नंबर के जो रामसर साइट्स ऐड किए गए हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपका जो अंतिम 98वां रामसर स्थल है, ये गुजरात के कच्छ में स्थित छारी डांड जलाशय है। और इसी प्रकार से जो 97वां रामसर स्थल है दोस्तों, ये पटना पक्षी विहार है। याद रखिएगा, इसका नाम भले ही पटना पक्षी विहार है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये लास्ट टाइम रिवीजन है, डिटेल में मैं हर टॉपिक आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अब 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में। ध्यान दीजिएगा कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं, ये खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे और इनका जो शुभंकर था वो था मौली। ठीक है, और मौली क्या है, ये उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित था। इसमें जो शीर्ष प्रदर्शन किया गया था वो सर्विसेज के द्वारा, यानी कि सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और हरियाणा जो है ये तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, और जो 39वें राष्ट्रीय खेल होंगे, ये कहाँ पर आयोजित होंगे, तो दोस्तों इनका आयोजन मेघालय में किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के बारे में। ये दोस्तों 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण था और इसका आयोजन नवंबर-दिसंबर 2025 में किया गया था। कहाँ पर किया गया, तो राजस्थान में किया गया। 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक चलने वाले इस टूर्नामेंट की मेज़बानी पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी ने मिलकर किया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए 5वां संस्करण, इसमें मेडल टैली को आप देखेंगे तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है ये टॉप पर रही है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल। तो देखो दोस्तों, ये पहली बार है, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप 5 स्टार मार्क कर सकते हैं। पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल, ये दोस्तों 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया जाना है। तो 25 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित किए गए और ये कहाँ पर आयोजित किए गए, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये छत्तीसगढ़ में आयोजित किए गए हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। हालांकि इनका आयोजन 3 अप्रैल तक होना है, तो आपसे कतई नहीं पूछा जाएगा कि टॉप पर कौन रहा। बस इतना याद रखिए कि पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो छत्तीसगढ़ में किया गया और ये पहली बार है। ठीक है, बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। तो देखो दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन पहली बार बिहार में किया गया और यह इस खेल प्रतियोगिता का 7वां संस्करण था। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी गेम्स का जो कि आयोजन हुआ राजस्थान में, ये 5वां संस्करण था, जबकि जो यूथ गेम्स है इसका यह 7वां संस्करण था। 2025 में आयोजन किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का और ये 7वां संस्करण था, जो कि 4 मई से लेकर 15 मई 2025 के बीच में संपन्न हुआ।
और दोस्तों इसका आयोजन बिहार के 5 जिलों पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में किया गया। जबकि जिम्नास्टिक्स, शूटिंग और साइकिलिंग ये 3 स्पर्धाएँ ऐसी थीं जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स से संबंधित हैं और इसका मुख्य आयोजन कहाँ पर हुआ? बिहार में हुआ। लेकिन ये जो 3 प्रतियोगिताएं हैं कौन कौन सी? जिम्नास्टिक्स, शूटिंग और साइकिलिंग, इनका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। शुभंकर रहा गज सिम्हा, ठीक है, जो हाथी की शक्ति और शेर के साहस का प्रतीक है। गज माने हाथी, सिम्हा माने शेर, ठीक है। और इस संस्करण की थीम क्या रही? खेल से देश, खेल से विकास, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों और देखते हैं पदक तालिका में। तो टॉप पर रहा है महाराष्ट्र, बस इतना याद रखिएगा, और हरियाणा जो है ये दूसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। दोस्तों 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक क्षेत्रफल के अनुसार और प्रतिशत के अनुसार जो सर्वाधिक वन हैं तो ये किस किस स्टेट में हैं, ये आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। जबकि प्रतिशत के अनुसार दोस्तों सबसे अधिक वन कहाँ पर है? लक्षद्वीप में है, फिर मिजोरम में है, फिर अंडमान निकोबार में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारतीय पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई। देखो दोस्तों भारतीय पर्यावरण विभाग की स्थापना होती है 1980 में, ये आप याद रखना। जबकि उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड, इसकी स्थापना होती है 3 फरवरी 1975 को। उत्तर प्रदेश प्रदूषण और नियंत्रण बोर्ड ये स्थापित किया गया कब? 13 जुलाई 1982 को, ठीक है। ध्यान देना, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण बोर्ड ये 75 में स्थापित हुआ था। प्रदूषण और नियंत्रण बोर्ड ये 82 में स्थापित हुआ था। जबकि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण बोर्ड ये 1985 में स्थापित किया गया था। ध्यान देना कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान ये दोस्तों स्थापित हुआ 1981 में, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको देहरादून उत्तराखंड में। और ये जो BSI और ZSI हैं दोनों का मुख्यालय मिलेगा आपको कहाँ पर? कोलकाता में मिलेगा। तो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान इसकी स्थापना होती है 1890 में, 1990 नहीं 1890 में 13 फरवरी के दिन भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान यानी कि BSI की स्थापना की गई। जबकि ZSI ये स्थापित हुआ 1916 में, ठीक है। दोनों का जो हेडक्वार्टर है BSI और ZSI दोनों का जो हेडक्वार्टर है ये कोलकाता में है। गिर शेर परियोजना की शुरुआत हुई 1972 में। और दोस्तों याद रखना कि 1972 में ही एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और भी स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम क्या था? तो ध्यान देना, ये है आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जो कि शुरू हुआ था 9 सितंबर 1972 को, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद दोस्तों ध्यान देना, घड़ियाल परियोजना ये शुरू हुई 1975 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। हेमचीता परियोजना 1987 में। ग्रेट गैंडा परियोजना 1987 में। हेमचीता और ग्रेट गैंडा ये एक ही साल में शुरू हुए हैं 1987 में। दोस्तों ध्यान देना कि जो कछुआ परियोजना है और घड़ियाल परियोजना है दोनों ही शुरू हुए हैं 1975 में, ठीक है। ये 1975 होना चाहिए, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जो PDF में आपको दूंगा उसमें मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। तो कछुआ घड़ियाल प्रोजेक्ट ये 1975 में स्टार्ट किए गए थे। वन संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? तो 1980 में। जबकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है 1986 में। तो पहले आता है वन संरक्षण अधिनियम, फिर आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 6 साल के बाद। जैव विविधता अधिनियम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट दोस्तों आया था 2002 में। जबकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की स्थापना होती है 2005 में। स्वच्छ भारत मिशन ये शुरू किया गया 2014 में। नमाम गंगे प्रोग्राम 2014 में। प्रतिपूरक वन रोपण निधि अधिनियम CAMPA कैंपा इसकी शुरुआत होती है 2016 में। दोस्तों याद रखना कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन यानी कि गंगा डॉल्फिन परियोजना ये शुरू हुई 2020-21 में। चीता पुनर्वास परियोजना को स्टार्ट किया गया था 2022 में। अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बिल्ली गठबंधन IBCA बिग कैट अलायंस के नाम से इसे आप जानते हैं, तो इसकी शुरुआत होती है 2023 में। एक पेड़ माँ के नाम ये जो पहले दोस्तों ये 2024 में स्टार्ट किया गया था। और जबकि यहाँ पर कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि चिपको आंदोलन दोस्तों ये 1973 में स्टार्ट हुआ। साइलेंट वैली आंदोलन 1978 में। जंगल बचाओ आंदोलन 1980 के दशक की शुरुआत रही। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर का नाम इसमें आता है, 1985 में, ठीक है।
और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, जबकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया, ठीक है। जबकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। ये तीनों याद रखना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं 2025-26 के कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और अवार्ड के बारे में, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो इनका भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। देखो दोस्तों, ये जो पुरस्कार है व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है सीता अशोक सेल्के को, जबकि संस्थागत श्रेणी में दिया गया है सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, SSDMA को, ठीक है। पर्यावरण उपलब्धि के लिए टायलर पुरस्कार दिया जाता है, तो 2026 में टायलर पुरस्कार ये दिया गया किसको? डॉक्टर टोबी कियर्स को। 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 में बेस्ट फिल्म कौन सी चुनी गई है? वन बैटल आफ्टर अनदर, इसको आप याद रखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 दोस्तों ये प्रदान किया गया है नमिता गोखले को। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 ये पुरस्कार दिया गया जानी मानी क्रिकेटर स्मृति मंधाना को। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये हाल ही में दिया गया आर वैरामुथु को, जो कि एक तमिल लेखक और कवि हैं। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप 59वां याद रखें, जो कि विनोद कुमार शुक्ल हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। पद्म पुरस्कार हालांकि डिटेल वीडियो में आपको दे चुका हूं, लेकिन इतना याद रखिएगा कि पद्म पुरस्कार 2026 में कुल 131 लोगों को दिए गए। पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 13 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को प्रदान किया गया है। भारत रत्न 2025 किसी को नहीं दिया गया, लेकिन दोस्तों याद रखना कि भारत रत्न 2024 5 लोगों को प्रदान किया गया है। इनमें लाल कृष्ण आडवाणी हैं, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन शामिल हैं। तो याद रखिए कि लाल कृष्ण आडवाणी भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, जबकि कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत, चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत, PV नरसिम्हा राव को मरणोपरांत और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो देखो दोस्तों, जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया और इसे 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। यह UNFCCC यानी कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए विकसित देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य 2008 से 2012 में 1990 के स्तर से औसतन 5% कम निर्धारित करता है। यह संधि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए प्रमुख देशों को जिम्मेदार ठहराती है। अब यहाँ पर देखेंगे 2025-26 की कुछ किताबें और उनके लेखक, जैसे कि द चोला टाइगर्स ये किताब दोस्तों लिखी गई है अमिश त्रिपाठी के द्वारा। मदर मैरी कम्स टू मी ये किताब अरुंधति राय जी की है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किताब शिखर धवन की है। व्हाई भारत मैटर्स ये किताब लिखी गई है यस जयशंकर के द्वारा। बिलीवर्स डिलेम्मा ये किताब दोस्तों अभिषेक चौधरी की है। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ये किताब आंद्रे टुस्के की है। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया किताब प्रियंबदा जयकुमार की है। और एक किताब और है DY चंद्रचूड़ जी की और नाम है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ठीक है। गन डाउन ये किताब है संदीप मिश्रा की। चुनौतियाँ मुझे पसंद हैं ये किताब है सुदेश धनखड़ की। द इमरजेंसी डायरीज किताब ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। तो सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं NIRF रैंकिंग 2025 के बारे में। इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, और इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है 2015 से, ठीक है। IIT मद्रास ऑल ओवर टॉप रैंक पर है, बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। बात करते हैं इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के बारे में। तो देखो दोस्तों, इसे AI इम्पैक्ट समिट के नाम से भी जाना जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन था जो कि 16 से 21 फरवरी 2026 तक भारत के नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया गया। यह वैश्विक AI शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में चौथा शिखर सम्मेलन था, जो 2023 में ब्लेचले पार्क AI सेफ्टी समिट, 2024 में AI सियोल समिट और 2025 में पेरिस में AI एक्शन समिट के बाद आयोजित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इंडिया AI मिशन के तहत आयोजित ये श्रृंखला का पहला शिखर सम्मेलन है, जिसकी मेजबानी ग्लोबल साउथ के किसी देश ने की है।
दोस्तों बात करते हैं 2025 के एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के बारे में। तो देखो इसमें भी पंकज आडवाणी झंडे गाड़े हैं। भारत के पंकज आडवाणी ने कतर के दोहा में आयोजित 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग का खिताब जीत लिया है। बस इतना ही आपको याद रखना है। एंड भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर्स लिस्ट, तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट है कि अब तक भारत में कितने ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं दोस्तों। तो अब तक 94 से अधिक ग्रैंड मास्टर भारत में हो चुके हैं, जिसमें विश्वनाथन आनंद पहले थे। और जो 94वें ग्रैंड मास्टर हैं ये कौन है? मयंक चक्रवर्ती हैं। 93वें कौन है? आरओ डेंगला हैं। 92वें हैं आर्यन वारसडे। इतना आपको याद रखना है। दोस्तों हाल ही में यूजीसी एक्ट ने काफ़ी तहलका मचाया था। तो यूजीसी एक्ट के तहत जो एक्ट अस्तित्व में लाया गया था उसका नाम क्या था? तो नाम था प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026, समता के संवर्धन से संबंधित विनियम 2026। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था कैंपस में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए एक सुरक्षित और भेदभाव मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना। ठीक है। बजट का आकार, देखो दोस्तों केंद्रीय बजट 2025-26 हाल ही में पेश किया गया और इसका जो आकार है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं यूपी का बजट, केंद्र का बजट आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहाँ पर बस उसका साइज आप ध्यान रखिएगा कि जो केंद्रीय बजट है उसका कुल आकार कितना है। तो ये है 53,47,315 करोड़ रुपए। ठीक है, जो कि 2025-26 यानी कि पिछले बजट से 7.7% अधिक है। बात करते हैं यूपी बजट के बारे में। तो देखो दोस्तों जो यूपी का बजट है उसका कुल आकार कितना है? तो ये है 9,12,696.35 करोड़ रुपए। और ये पिछले जो वित्तीय वर्ष की तुलना में जो बजट आया था यानी कि 2025-26 का जो बजट है उससे 12.9% अधिक है। ठीक है। राजकोषीय घाटे की सीमा रखी गई है कितनी? 3% रखी गई है। ये आप जरूर याद रखिएगा। बिहार में भी इतना ही रखा गया है। बेरोजगारी दर बताई गई है कितनी? 2.24%। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2026 के बारे में, जिसका दूसरा संस्करण मार्च 2026 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया। उज्ज्वला गौरैया शुभंकर वाले इस टूर्नामेंट में पैरा तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, पावर लिफ्टिंग और निशानेबाजी जैसी स्पर्धाएं शामिल थीं। हरियाणा ने टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल किया है और राजस्थान चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस बना है, चैंपियन ऑफ द चैंपियंस। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जो कि एग्जाम से पहले मुझे लगा कि आपको इसका रिवीजन करवा देना चाहिए। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप कहेंगे तो छोटे छोटे अभी बूस्टर में आपको 1-2 और भी दे सकता हूँ। जैसा हो आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।